इस बारिश को भी क्या अभी होना था? जब सोचती हूँ बारिश हो तब तो नहीं होती। हाथ में सामान भी है, वरना मैं बारिश में जरूर भीगती। प्रेरणा ऐसे बोल ही रही होती है कि तभी उसी शॉप के नीचे बारिश से बचते बचते एक लक्षिता नाम की लड़की भी आकर खड़ी हो जाती है। और जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखती हैं तो अरे प्रेरणा, तू कैसी है? शादी के बाद तो भूल ही गई। और तू तो मुझे कब का भूल गई थी। कितने समय के बाद मिल रहे हैं हम लोग एक दूसरे से। लक्षिता और प्रेरणा कॉलेज टाइम की काफी अच्छी फ्रेंड्स होती हैं। इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलकर वो काफी खुश होती हैं और अब पास ही के रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए जाती हैं। बातों बातों में प्रेरणा लक्षिता को अपने ससुराल और उन 150 लड़कियों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर जिस तरह से तूने सब बताया वो बहुत अजीब है। तू जर्नलिस्ट है, इन सबका पता लगा। मुझे तो लग रहा है कि तेरे ससुराल वाले उन लड़कियों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। उनके हाथ पैर पर चोट के निशान, आधी रात को अनजान आदमियों का आना जाना, और तुम्हारा 12 बजे के बाद कमरे से बाहर ना निकलना, ये सब किसी बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे ससुराल वाले ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम कर रहे हैं। बहुत डर लग रहा है मुझे। तू डर मत, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कॉल कर देना। प्रेरणा को ससुराल वालों पर अब हद से ज्यादा शक होने लगा था। उसके चलते अब वो उन पर नजर रखना शुरू कर देती है। मुझे सारी कड़ियों को मिलाना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। बालकनी में घूमते हुए प्रेरणा उन सभी चीजों के बारे में सोचने लगती है जो उसने अब तक देखी थी। कि तभी प्रेरणा की नजर नीचे पार्किंग पर जाती है, जहां कार्तिक उन 150 लड़कियों में से कुछ लड़कियों को अपने साथ कार में बिठाकर कहीं ले जा रहा होता है। ये इन लड़कियों को कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं इन्हें बेचते तो नहीं? मुझे फौरन इनका पीछा करना पड़ेगा। अब वो जल्दी जल्दी नीचे आती है और एक कार की चाबी लेकर ड्राइविंग करते हुए कार्तिक का पीछा करने लगती है। तभी बाहर हो रही इस बारिश की वजह से एक आदमी की बाइक रोड पर स्लिप हो जाती है। इसके चलते वहां काफी ट्रैफिक लग जाता है। तो वहीं प्रेरणा से काफी आगे चल रही कार्तिक की गाड़ी निकल जाती है। लोग बारिश में धीरे धीरे क्यों नहीं चलाते? इस वजह से वो चला गया। अब मैं कैसे उसका पीछा करूंगी? लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। अब वो धीरे धीरे प्लानिंग करना शुरू कर देती है। तो वहीं आज प्रेरणा के ससुर काफी सारी लड़कियों को अपने कमरे में ले जाकर डांट रहे होते हैं। अगर ऐसे ही रहा तो तुम लोग काम कैसे करोगे? इतने ढीले ढीले शरीर के साथ तुम कुछ काम नहीं होगा तुमसे। अरे जरा फुर्ती लाओ शरीर में। सुरेश अभी सभी को डांट ही रहा होता है कि तभी उसके कमरे में प्रेरणा भी आ जाती है। पापा जी, क्या हुआ? आप इन सबको डांट क्यों रहे हैं? और किस काम के लिए इन्हें शरीर में फुर्ती लाने के लिए कह रहे हैं? बहू, घर के काम के लिए। अगर शरीर में फुर्ती नहीं होगी तो काम कैसा होगा? सुरेश जैसे तैसे अपनी बातों को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेरणा उसकी सारी बातें समझ जाती है। तो वहीं आज प्रेरणा जब कुछ सामान लेकर घर लौट रही होती है तो उसे अपने घर से थोड़ी ही दूर पर एक घर के बाहर पड़ोसन किंजल मिलती है। कितने समय के बाद यहाँ आसपास मुझे कोई पड़ोसी दिखा है। रहने को इतनी अच्छी जगह है, लेकिन कितनी दूर दूर घर हैं। और इस तरफ तो सिर्फ 3 से 4 घर ही हैं। यहाँ आसपास इतनी शांति रहती है। वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा। आइए कभी आप भी हमारे घर पर। सोचा तो था, लेकिन 1-2 बार कुछ ऐसा हुआ कि फिर हिम्मत नहीं हुई। तकरीबन आधी रात के बाद तुम्हारे घर से कभी कभी मुझे लड़कियों के चिल्लाने की आवाज आती है। सच कहूँ तो मैंने भी कई बार ऐसी आवाजें सुनी है। तुमने इस बारे में पता क्यों नहीं लगाया? कहीं ये उस घर में रह रही उन लड़कियों की आवाज तो नहीं? किंजल से ऐसी बातें सुनकर प्रेरणा उसे अब सारी बात बता देती है। तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो कि तुम सब जानते हुए भी ऐसे घर में रह रही हो। अगर मैं होती ना तो मैं कब की भाग जाती। देखो, तुम डरो मत, मेरा भाई पुलिस में। अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन मेरे पास आ जाना। किंजल की बातें सुनकर प्रेरणा के अंदर और हिम्मत आती है और अब वो सीधा उन लड़कियों के कमरे में जाती है। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका यहाँ आना मना है, आप चली जाइए यहाँ से। क्यों? मुझे यहाँ आना क्यों मना है? मैं तो आऊंगी। और तुम लोग मुझे ये बताओ, आखिरकार तुम लोगों के साथ हो क्या रहा है? तुम लोगों के हाथ पैरों पर कभी कोई चोट के निशान दिखते हैं तो कभी कोई लंगड़ा कर चल रही होती है। तुम्हारी चिल्लाने की आवाजें सुनी है मैंने। देखो, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हम यहाँ बहुत खुश हैं। खुश हो तो चेहरे पर उदासी क्यों रहती है? इस परेशानी का कारण क्या है, बताओ मुझे, बोलो। प्रेरणा उन लड़कियों से सच उगलवाने की कोशिश करती है कि तभी वहां मेघा आ जाती है और प्रेरणा की सारी बातें सुन लेती है। तू यहाँ क्या कर रही है? और तुझे क्या लगता है कि हम इन लड़कियों के साथ कुछ गलत काम कर रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। अपने काम से काम रख, समझी? और दोबारा तू इन लड़कियों के कमरे में दिखाई दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेघा की ऐसी बातें सुनकर प्रेरणा अपने कमरे में आ जाती है। तो वहीं आज रात में मेघा, कार्तिक और सुरेश एक कमरे में बैठते हैं। बहू को हम पर शक होने लग गया है, क्यों ना हम उसे बता दें? अभी उसे बताना ठीक नहीं है, वरना सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। बहू का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो हमारी इतने सालों की मेहनत को बेकार कर देगी।
प्रेरणा के ससुराल वाले उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो वहीं उधर प्रेरणा भी हार मानने वालों में से नहीं थी। रात को तो ये इस कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन दिन में तो खुला रहता है। और वो सभी लड़कियां भी किसी न किसी काम में बिजी होंगी, तो कुछ अपने कमरे में सो रही होंगी। यही मौका है सच पता लगाने का। प्रेरणा अब पूरे घर में इधर से उधर कुछ ढूंढने लगती है कि तभी स्टोर रूम के पास ही प्रेरणा को एक और कमरा मिलता है। मैं जब से आई हूँ तब से इस कमरे को देख रही हूँ, हमेशा बंद ही देखा है। क्या पता इस दरवाजे के पीछे कोई राज छुपा हो। प्रेरणा जैसे उस कमरे का दरवाजा खोलती है और अंदर आती है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये तो कितना बड़ा कमरा है, और यहाँ तो वही सारा सामान है जो उस दिन मैंने कार्तिक की गाड़ी में देखा था। लेकिन उसने तो कहा था कि वो सामान उसकी फैक्ट्री के लिए है। इसका मतलब वो सब झूठ था। इससे पहले कि प्रेरणा उस कमरे के अंदर बने एक और कमरे के अंदर आ पाती, तभी वहां कार्तिक आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुमने यहाँ आकर गलती करी है। क्योंकि मुझे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों की नीच हरकत का पता चल गया है। तुम लोग बहुत घटिया काम कर रहे हो और मैं इस बारे में पूरी दुनिया को बता कर ही रहूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। कार्तिक प्रेरणा का हाथ पकड़ता है और उसे सीधे कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। प्रेरणा काफी देर तक दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कार्तिक दरवाजा नहीं खोलता। तू ऐसे हार नहीं मान सकती, तेरे हाथों में ही इन 150 लड़कियों की जिंदगी है। प्रेरणा अब जल्दी से अलमारी खोलती है और उसमें से अपनी सभी साड़ियां निकालकर उन्हें आपस में बांधकर कमरे के वेंटिलेटर से लटका देती है और उन साड़ियों से लटकते हुए सीधे किंजल के घर की तरफ भागती है। तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक, वो कमरा खुला कैसे रह गया? तुमने लॉक क्यों नहीं किया उसे? हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। इधर पूरा परिवार परेशान हो जाता है, तो उधर प्रेरणा किंजल को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो अपने पुलिस इंस्पेक्टर भाई सुधीर को कॉल करती है। और अब थोड़ी देर में सुधीर काफी सारे कांस्टेबल्स, किंजल और प्रेरणा के साथ घर आता है, जिसे देखकर प्रेरणा के ससुराल वाले, प्रेरणा बहू, ये क्या किया तूने? तू पुलिस को ले आई तो अपने ससुराल वालों को गिरफ्तार करवाएगी? आप लोगों की जैसी नीच हरकत है ना, उस हरकत को देखते हुए ये पुलिस तो कुछ भी नहीं है। आप वो कमरा दिखाइए जहां पर आपने वो सामान देखा था। प्रेरणा सुधीर को उस कमरे में ले जाती है जहां सारा सामान मौजूद था। ये देखकर सुधीर, कांस्टेबल, इन तीनों को गिरफ्तार कर लो, अब तो इन्हें कानून ही सजा देगा। सुधीर के ऑर्डर से कांस्टेबल जैसे ही मेघा और सुरेश को वहां से ले जाने लगते हैं कि तभी वो 150 लड़के उन्हें रोकते हुए, सर प्लीज रुक जाइए, आप इन लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं? इनके अलावा हमारा कोई नहीं, आप इन्हें मत ले जाइए। पुलिस भी आ चुकी है तो तुम लोग क्यों डर रही हो इतना? अब ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम सब सुरक्षित हो। तुम्हें बस कोर्ट में ये बयान देना है कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। हाँ, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऐसे रोज केसेस आते हैं मेरे पास, और कानून में इसकी काफी अच्छी सजा है, तो इन लोगों को जरूर मिलेगी। आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? इन्होंने हमारे साथ कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है, बल्कि इन लोगों की वजह से तो आज हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आप लोग इनसे बात तो कीजिए। सभी बच्चे सही कह रहे हैं, हमने इनके साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है। आप लोगों को यकीन नहीं होता तो आप दोबारा उस कमरे में चलिए। सुरेश अब उन सभी को दोबारा उस कमरे में ले जाता है और उस कमरे में बना एक और दरवाजा खोलता है, जिसके अंदर लोहे की जंजीरें, रॉड्स, पंचिंग बैग और मार्शल आर्ट के कपड़े और ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जिससे लोग सेल्फ डिफेंस जैसी चीजें सीखते हैं। ये सब तो वही चीजें हैं जो पुलिस और आर्मी जैसी ट्रेनिंग में काम आती हैं। इससे इंसान सेल्फ डिफेंस जैसी चीजें सीखता है और स्ट्रांग बनता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। हम इन लड़कियों के साथ कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आधी रात के बाद इन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं ताकि मुसीबत आने पर ये डट कर सामना कर सके, कोई इन्हें झुका न सके। बस यही हमारा मकसद है। और जिन्हें प्रेरणा ने रात में देखा था वो बॉक्सर हैं जो इन्हें ट्रेनिंग देने आते हैं। मेरे माँ बाप मेरी शादी 15 साल की उम्र में ही करना चाहते थे और मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी। कुछ बनने की चाह में मैं गांव से भागकर यहाँ आई। अगर ये लोग ना होते तो मेरी जिंदगी कब की तबाह हो चुकी होती। सिर्फ 12 साल की उम्र में मेरे साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया था। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो कब की मर जाती, लेकिन इन लोगों के सहारे की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। और हम यहाँ जितनी भी लड़कियां मौजूद है ना, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी रही है। तो फिर आपने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? और उस दिन आप उन लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर कहाँ ले जा रहे थे? कार्तिक, इन्हें आर्मी ट्रेनिंग के फॉर्म भरवाने ले जा रहा था। रही बात तुम्हें न बताने की, तो बहू तुम जर्नलिस्ट थी और हम नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर फैले। कुछ तारीफ के लिए इन लड़कियों की पहचान दुनिया के सामने आए, यह हमें मंजूर नहीं था। इनमें से कई लड़कियां अपने परिवार से छुप कर यहाँ रह रही हैं। अगर उन्हें पता चल जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। चलिए मान भी लिया जाए कि ये सच है, लेकिन आप लोग ये काम क्यों कर रहे हैं? अगर आपको दिखावा नहीं करना तो इस समाज सेवा का क्या कारण है?
कहां से शुरुआत हुई थी इन सब चीजों की? दरअसल कार्तिक मेरी इकलौती औलाद नहीं था। कार्तिक के बाद हमारी एक बेटी भी हुई थी, बहुत प्यारी थी, पढ़ लिख कर जीवन में कुछ करना चाहती थी। सिर्फ 17 साल की थी वो जब वो उस दिन इंस्टीट्यूट जा रही थी। माँ, मैं इंस्टीट्यूट जा रही हूँ, आज टेस्ट है तो आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। बेटा अगर ज्यादा लेट हो तो बता देना, मैं कार्तिक को भेज दूंगी, वो आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करिए। और वैसे भी कुछ सालों बाद तो आपकी बेटी डॉक्टर बनने वाली है, आप देखना मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी जो जरूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज करेगी। तारा का बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करती थी। हर रोज की तरह तारा अब इंस्टीट्यूट जा रही होती है कि तभी उसे रोहन और तुषार नाम के 2 लड़के मिलते हैं। तारा, अब तो मुझे अपना नंबर दे दो, कब तक तड़पाओगी अपने आशिक को? हाँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना, मुझे सिर्फ पढ़ाई करके अपना सपना पूरा करना है, समझे? अगर अब दोबारा तुम मेरे रास्ते में आए ना तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। रोहन रोज अपने दोस्त तुषार के साथ तारा को परेशान करता था। आज भी जैसे ही तारा उसे पुलिस की धमकी देकर जाने लगती है, रोहन उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। यह देखकर तारा उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। मुझ पर हाथ उठाया? अरे तुम जैसी लड़कियां प्यार के लायक नहीं होती, मैं तुझे इस थप्पड़ का एक अच्छा करारा जवाब दूंगा। रोहन तुषार के साथ गाड़ी में आया था तो वहीं दोपहर का वक्त होने की वजह से रोड भी काफी सुनसान था। इसका फायदा उठाकर रोहन और तुषार तारा को गाड़ी में उठा लेते हैं और अब एक घने जंगल में ले जाकर उसे जमीन पर फेंक देते हैं और धीरे धीरे उसके करीब आने लगते हैं। जाने दो मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। जाने तो तुझे देंगे लेकिन ऐसे नहीं, बड़ी अकड़ है ना तुझे, आज मैं तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। दूर दूर जंगल में कोई नहीं था। इसका फायदा उठाकर रोहन और तुषार तारा के साथ दुष्कर्म करते हैं और उसे वहीं बेसहारा छोड़कर भाग जाते हैं। काफी देर बाद उधर से गुजर रहे एक व्यक्ति की नजर तारा पर पड़ती है। वो तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाता है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और जैसे ही तारा के घर वालों को इस घटना का पता चलता है वो भागे भागे अस्पताल पहुंच जाते हैं। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं जाने देता। तारा बेटा, सब ठीक हो जाएगा और उन लड़कों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। तारा के बयान से रोहन और तुषार को उनके किए की सजा तो मिल जाती है, लेकिन तारा ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाती और वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। मैं अपनी बच्ची का वो चेहरा कभी नहीं भूल पाई। भले ही उन अपराधियों को सजा मिल गई, लेकिन हमारी बच्ची का क्या कसूर था? काश पढ़ाई के साथ साथ हम उसे सेल्फ डिफेंस भी सिखाते तो शायद वो उनसे लड़ पाती। हमें तेरी नियत पर नहीं, तेरी आदत पर डरता बहू। तू सच देखते ही उसे दुनिया के सामने लाना अपना फर्ज समझती है, लेकिन ये सच बाहर निकलता तो 150 बेटियों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। इसी एक गलती की सजा मैं अपनी नौकरी खोकर पहले ही भुगत चुकी हूँ माँ जी। अब मैं खबर नहीं इन बेटियों की ढाल बनूंगी। यही कारण था ऐसी लड़कियों की मदद करने का। इन सब में मुझे अपनी तारा दिखती है। तुम जैसा सोच रही थी ना प्रेरणा, वैसा सच में कुछ नहीं है। उनके हाथों पर लगी चोट, वो आधी रात के 12 बजे कमरे से बाहर न निकलना तुमसे यह सब छुपाने का कारण था, जो आज तुम्हें पता चल चुका है। आप लोगों ने सच में बहुत महान काम किया है, वरना समाज में तो कुछ लोग बस दिखावे के लिए सब करते हैं। सैल्यूट है मेरा आप लोगों को। मैंने भी आप लोगों के बारे में कितना गलत सोचा, प्रेरणा को बहुत भड़काया। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। और सच में मुझे अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा है कि मैं कितने महान ससुराल में आई हूँ। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आज के बाद मैं भी आपके इस काम में आपका साथ दूंगा। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। प्रेरणा के सामने अब उसके ससुराल वालों की सारी सच्चाई आ चुकी थी, जिससे उसे अपनी किस्मत पर और भी गर्व महसूस होने लगा। इसी तरह 1-2 दिन गुजरते हैं और आज कार्तिक नेहा नाम की एक लड़की को लेकर आता है, जो अपने पति के अत्याचारों से परेशान होकर घर से भागी होती है। कम उम्र में माँ बाप ने शादी करवा दी और एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। तुम परेशान मत हो, यहाँ तुम खुलकर एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। अब नेहा भी उन 150 लड़कियों के साथ रहकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है, जिसमें वो उनके साथ सेल्फ डिफेंस जैसी चीजें सीखती है। और अब प्रेरणा भी उन लोगों के साथ मौजूद होकर वहां उनकी ट्रेनिंग देखती है। वाह सीमा, तुमने तो एक बार से ही इस ईंट के 2 टुकड़े कर दिए है ना। ये तो कुछ भी नहीं है, पलक तो अपने पैर से ही ईंट को तोड़ देती है। देखो नेहा, इस तरह से नहीं।
अगर तुम इस तरह से पंच करोगी तो तुम्हें चोट लग सकती है। तुम्हें मुट्ठी ऐसे बंद करनी है और ऐसे पंच करना है। अपने ससुराल वालों को इस तरह लड़कियों को ट्रेनिंग देता देखकर प्रेरणा काफी ज्यादा खुश होती है। और अब जब प्रेरणा और कार्तिक शाम के वक्त कमरे में होते हैं तो तुम सच में मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। अरे बाबा, मैं नहीं हूँ तुमसे नाराज, और अब तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम भी सेल्फ डिफेंस सीखो ताकि लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो तुम उसका डट कर सामना कर सको। कार्तिक इतना बोल ही रहा होता है कि तभी बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। इन सब चीजों के चक्कर में मैं तो बारिश को बिल्कुल भूल ही गई थी। चलो ना बारिश में भीगते हैं। हाँ क्यों नहीं। और अब तो मुझे तुम्हारी तरह इस बारिश से भी बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। प्रेरणा कार्तिक के साथ बारिश में भीगती है। उधर उन 150 लड़कियों में से कई मिलकर चाय पकौड़े बनाती हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर बारिश के मौसम का आनंद लेता है। अब प्रेरणा भी अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर बेबस और असहाय लड़कियों को सहारा देती है और उन्हें मजबूत बनाती है।